नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जो सरकार को या यूं कहें कि संसद को भारत का नक्शा बदलने की ताकत देता है? जी हां, ये है अनुच्छेद 4 और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब बिना संविधान में कोई बड़ा बदलाव किए, कोई अमेंडमेंट किए, भारत के राज्यों की सीमाएं कैसे बदल दी जाती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये पत्थर की लकीर नहीं है। आज़ादी के बाद से इसमें कई बड़े बदलाव हुए हैं। और इन नक्शों को बदलने की, इन सीमाओं को फिर से खींचने की जो शक्ति है वो सीधे सीधे हमारी संसद के पास है। ये कोई बहुत जटिल संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि संसद की एक विधायी शक्ति है। तो वो कौन सी जादुई चाबी है जो इस पूरी प्रक्रिया को इतना आसान बना देती है? वो है अनुच्छेद 4। आइए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, अनुच्छेद 4 जो है वो अनुच्छेद 2 और 3 के साथ मिलकर काम करता है। ये कहता है कि जब भी संसद अनुच्छेद 2 या 3 के तहत कोई नया राज्य बनाने या किसी पुराने राज्य की सीमा बदलने के लिए कानून बनाएगी, तो उसी कानून में संविधान की पहली और चौथी अनुसूची को बदलने का प्रावधान भी शामिल होगा। तो अब सवाल उठता है कि ये पहली और चौथी अनुसूची यानी फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स हैं क्या, और इन्हें बदलना इतना जरूरी क्यों हो जाता है? चलिए इसको भी समझते हैं। बहुत आसान है। पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक लिस्ट है, उनके नामों की। और चौथी अनुसूची में ये बताया गया है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य यानी कितनी सीटें होंगी। दोनों ही बहुत ही जरूरी सूचियां हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई नया राज्य बनेगा तो उसका नाम पहली अनुसूची में जोड़ना पड़ेगा, है ना? और उसे राज्यसभा में सीटें भी तो देनी होंगी, तो चौथी अनुसूची भी बदलनी पड़ेगी। अनुच्छेद 4 संसद को बस यही काम करने की शक्ति देता है। यहां तक तो सब ठीक है, पर अब आता है अनुच्छेद 4 का सबसे दमदार, सबसे शक्तिशाली पहलू, और वो है ये सारे बदलाव करने के लिए जरूरी बहुमत का प्रकार। और ये लाइन ही इस पूरे विश्लेषण का सार है। अनुच्छेद 4 का क्लॉज 2 साफ साफ कहता है कि इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि संसद को किसी राज्य का नक्शा बदलने के लिए विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, जिसमें 2/3 सदस्यों की सहमति चाहिए होती है। नहीं, उसे चाहिए सिर्फ साधारण बहुमत, मतलब जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से आधे से बस एक ज्यादा। ये प्रक्रिया को बहुत ही ज्यादा आसान बना देता है। ठीक है, प्रक्रिया तो समझ आ गई कि ये कैसे काम करता है, पर अब सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? इसका असल में असर क्या होता है? तो पूरी प्रक्रिया को अगर हम संक्षेप में देखें तो संसद एक साधारण बहुमत से कानून पास करती है। वही कानून अपने आप संविधान की जरूरी सूचियों को अपडेट कर देता है और बस काम हो गया। अनुच्छेद 368 की मुश्किल प्रक्रिया से पूरी तरह बचते हुए। चलिए अब कुछ असली उदाहरण देखते हैं। साल 2000 में जब मध्य प्रदेश को पुनर्गठित करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया, तो इसी अनुच्छेद 4 का इस्तेमाल हुआ था। एक साधारण कानून ने देश का नक्शा बदल दिया। उसी साल एक और बड़ा बदलाव हुआ। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना। ये भी अनुच्छेद 4 की इसी शक्ति की वजह से मुमकिन हो पाया। फिर से संसद ने एक साधारण बहुमत से भारत के नक्शे पर एक नई लकीर खींच दी। और अगर हाल के दिनों की बात करें तो 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बनना एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये भी अनुच्छेद 4 के तहत ही किया गया था। इससे पता चलता है कि ये प्रावधान आज भी कितना प्रासंगिक है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये कोई गलती या चूक नहीं थी। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी। वो चाहते थे कि देश की ज़रूरतों के हिसाब से राज्यों को बनाना या उनकी सीमाएं बदलना एक लचीली और व्यावहारिक प्रक्रिया हो, ना कि कोई पहाड़ जैसी मुश्किल चुनौती। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। राज्यों के पुनर्गठन की ये जो आसानी है, ये जो लचीलापन है, क्या ये भारत की एकता को और ज्यादा मजबूत करता है या कहीं ना कहीं इसे कमजोर करता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।